हाँ ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना बेटा, नाइट्रिक एसिड, स्पिरिट ऑफ नाइटर, इसी को हम कहते हैं एक्वा फोर्टिस। इसका फार्मूला क्या है, HNO3। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हो सकता है आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आज जितना होगा उसके बाद हम पार्ट 2 दूसरा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट मान के चलना है आपको। तो नाइट्रिक एसिड में सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। जल्दी बताइए कितनी होगी, +5 होगी, ठीक है। ये कैसे थोड़ा सा बता देता हूं। हाइड्रोजन में +1 होता है, ठीक। ऑक्सीजन में कितना होता है, -2 होता है। एक ऑक्सीजन में आपके पास 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो गया। -6 को उदासीन करने की जिम्मेदारी इतने एरिया की है। -6 में से 1 प्लस उदासीन, यानी यहां बचा -5। अब -5 को उदासीन करना है सिर्फ कितने को, इतने पोर्शन को, तो -5 को उदासीन करेगा तो ये होगा +5, और इधर कौन सा है, -2 हो गया बेटा। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +5 है। बीच में बेटा बातें नहीं करो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो उस समय यदि आप बात करें इसका मतलब गड़बड़ है, तो इधर ध्यान देना है। नहीं मेरा दिमाग आपकी तरफ हो जाएगा तो मैं गलत लिख जाऊंगा, और हो सकता है फिर हम अच्छे से समझा भी ना पाए, क्योंकि समझाने का तरीका भी बदल जाता है। देखो, तो हम यहां क्या करेंगे, पहले नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। तो लिखो जल्दी से, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। हम नाइट्रिक एसिड को जब प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करने के हमारे पास कुछ मेथड होंगी। किसी भी कंपाउंड को प्रिपेयर करना है तो 2 मेथड, पहला आपको प्रयोगशाला विधि बताना है, और दूसरा क्या बताना है, औद्योगिक विधि बताना है। प्रयोगशाला विधि को इस तरह भी कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल में, मतलब कम मात्रा में यदि आप बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब वो कह रहा है प्रयोगशाला विधि। और यदि उसने कहा व्यापारिक मात्रा में या भारी मात्रा में आपको बनाना है, यानी हम जिसकी बिक्री कर सकते हैं इतनी मात्रा में बनाना है, वो सिर्फ औद्योगिक विधि ही हो सकती है। उसी को हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहते हैं। हम उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कहते हैं, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो जिसमें मैन्युफैक्चर का शब्द आता है इसका मतलब औद्योगिक प्रोसेस की बात कर रहा है। हम पहले कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि, लैब प्रोसेस। लिखो, लैब प्रोसेस। लैब प्रोसेस हिंदी में क्या है, प्रयोगशाला विधि। तो देखो, प्रयोगशाला में हम यहां क्या लेंगे, कंपाउंड। एक कंपाउंड का नाम है NaNO3। नाम बताइए बेटा इसका क्या होगा, ये सोडियम है और ये नाइट्रेट है। दोनों की बैलेंसी मालूम है ना आपको, Na की बैलेंसी +1, NO3 की -1। जिसको नहीं पता हो साइड में लिख लेना, इसका नाम लिखो नीचे, सोडियम नाइट्रेट। नाम इस तरह लिखना है आपको, किसी फार्मूला के नीचे आ जाए, ऐसा नहीं कि लिखते लिखते पहुंच जाए इसके नीचे, तो उसका आधा नाम पता नहीं चलेगा इसका है कि इसका है, ठीक है। तो उसे दोबारा लिखो, यदि नहीं जगह तो उसके नीचे उस शब्द को लिखो, जैसे मैंने लिखा सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन हम किसी कंपाउंड से कराएंगे। किससे कराएंगे, उस कंपाउंड का नाम है, सपोज एसिड है कोई, और मैं उस एसिड का नाम लिखता हूं H2SO4। नाम बताइए इसका, नाम सबका लिखिए नीचे, बार बार लिखेंगे रट जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसे, हो गया। अब इसके बाद देखिए, मैंने आपसे बताया था, साइड में देखो मैं इधर लिख देता हूं, यहां पर लिख रहा हूं,
H2SO4 के कितनी टाइप के आयन होते हैं? दो तरह के, एक H प्लस HSO4 माइनस। जब H2SO4 एक H प्लस आयन त्यागता है किसी कंडीशन में, तो एक एनायन का नाम होता है HSO4 माइनस। मतलब H2SO4 दो तरह के एनायन बनाएगा और किसी एसिड के जितने एनायन होंगे उतने ही प्रकार के उसके साल्ट होंगे। ठीक है। अब जो H2SO4 है ऐसा भी तो कर सकता है कि कभी वो दोनों हाइड्रोजन आयन त्याग सकता है, तो दूसरे प्रकार का जो एनायन होगा उसका नाम क्या होगा? SO4 2 नेगेटिव या SO4 माइनस 2 ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? आपको याद होगा मैंने एक दिन बताया था, यदि फर्स्ट ग्रुप का नाइट्रेट है, फर्स्ट ग्रुप का नाइट्राइट है, या कह सकते पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, फर्स्ट ग्रुप का कोई साल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो फर्स्ट ग्रुप के मेटल का साल्ट जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो साधारणतः उसमें कैपेसिटी यह है कि पहले वह एक ही हाइड्रोजन आयन त्याग कराने को इंडिकेट करेगा, प्रमोट करेगा, एक हाइड्रोजन। लेकिन यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और कंडीशन चेंज कर दिया, उस अमाउंट की मात्रा बढ़ा दी, सॉरी उस कंपाउंड की अमाउंट बढ़ा दी, तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाया तो वो दोनों हाइड्रोजन आयन त्यागने को इंडिकेट कर देगा। ठीक है। तो साधारणतः हम अभी चल रहे हैं, आप ये देखिए कि क्या है, सोडियम का साल्ट है, फर्स्ट ग्रुप का साल्ट है, तो फर्स्ट ग्रुप का चाहे सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम नाइट्रेट हो, कोई भी साल्ट होगा, H2SO4 से कितने हाइड्रोजन आयन त्यागने की बात करेगा? साधारणतः एक। बाकी आप इसकी अमाउंट और बढ़ा दें, इसके 2 मोल रख दीजिए, तो फिर दूसरा हाइड्रोजन भी त्याग कराएगा। हम अभी इसका 1 मोल मान करके चल रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर इसके क्या होंगे, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहां पर आपको 2 मोल फिर रखना पड़ेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, 1 मोल इसे ले रहा हूं। तो यहां से क्या है, एक हाइड्रोजन जब त्यागेगा तो इसके एनायन का नाम बताइए कौन सा है? एनायन HSO4 माइनस। जब एक हाइड्रोजन त्यागेगा तो इसके एनायन का नाम है HSO4 माइनस। तो यहां पर रखेंगे सोडियम और ये बन गया HSO4। हो गया? हाँ, तो देखो NaNO3 ने रिएक्ट किया, NaHSO4 बना। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन हो गया और दूसरा एनायन इसका कौन सा है? HSO4 माइनस। हाँ, बाकी आप और कौन सा कर सकते हैं? Na का जोड़ा SO4 से भी बना सकता। अभी मैं सिर्फ कितने ले रहा हूं, 1 मोल ले रहा हूं, मैं उसको भी बता दूंगा। प्लस अब यहां से बताओ क्या निकला? एक हाइड्रोजन निकला और यहां से क्या निकला? NO3। तो मैं इस बार जो जोड़ा बनाऊंगा H और NO3 का बनाऊंगा। इनकी बैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं। Na की बैलेंसी HSO4 की, यानी इसकी +1 इसकी -1 इक्वल है, कोई चेंजिंग नहीं। H की बैलेंसी +1, NO3 की -1 इक्वल है, कोई चेंजिंग नहीं। फार्मूला यही रहेगा। बैलेंसिंग देख लेते हैं। सोडियम कितना है? 1। यहां पर सोडियम 1, हाइड्रोजन यहां 2 है, यहां हाइड्रोजन 2, NO3 साइड 1 और वहां भी 1, SO4 यहां 1, यहां भी बैलेंस्ड है। इस बने हुए प्रोडक्ट का नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। हो गया? तो जिस तरह हम यहां रिएक्शन किससे करा रहे हैं? सोडियम नाइट्रेट से करा रहे हैं, वैसे ही रिएक्शन हम किससे करा सकते हैं? KNO3 से भी करा सकते हैं। तो क्या इसको दोबारा बताना जरूरी है? आ जाएगा। अंतर क्या है? जहां Na है वहां पर क्या लिख दिया मैंने? हर जगह जहां Na होगा वहां K हो जाएगा। इसका नाम बताइए, पोटेशियम नाइट्रेट। आप चाहें तो इसकी रिएक्शन आप कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये मैंने कौन सी विधि बताई? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में नाइट्रिक एसिड का निर्माण कैसे होता है। अब अगली मेथड हमको बताना है कौन सी। इस विधि से हम HNO3 को इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं बना सकते
कि हम इसकी बिक्री कर सके, बेच सके। तो हमें इस बार ऐसा बनाना है कि हम उसकी बिक्री भी कर सके, मतलब व्यापारिक मात्रा में बनाना है। तो उसको लिखो इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस बताओ भाई, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की हिंदी पता है सबको? औद्योगिक विधि। जिसको नहीं पता हो बेटा लिख लेना, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि हो गया, औद्योगिक विधि हो गया। हम इसी को और क्या कह सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग विधि। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चर्ड लिखा रहता है ना, MFG डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है ना, बस वही। क्यों ऐसा हो? क्योंकि इंडस्ट्री में बन रहा है। इंडस्ट्री में बनने वाले में मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है, निर्माण को। इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया। व्यापारिक स्तर जिसको कहा जाता है, आ जाएगा व्यापारिक। अब इसके अलावा देखो यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है इसकी, यह इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में क्या नाम दिया गया है? जो केवल नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए यूज होती है, उसका नाम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सब जगह ओस्टवाल्ड नहीं होगा। इसकी जो औद्योगिक विधि है नाइट्रिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की औद्योगिक विधि का नाम क्या है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। क्योंकि ओस्टवाल्ड ने इस मेथड को बताया है इसके बारे में, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इसका नाम रखा गया ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या किया जाता है? सबसे पहले हम यहां पर NH3 लाते हैं। क्या लाते हैं? NH3। NH3 का हम यहां ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना। इस टर्मिनोलॉजी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन जो यहां पर होगा तो उसके लिए किसी न किसी एक कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। वो कैटालिस्ट कौन सा हो सकता है? या तो PT हो सकता है या RH। RH क्या है? रोडियम। रोडियम गाज। गाज का मतलब एक प्रकार की जाली। रोडियम की जाली बनाकर, जैसे प्लेटिनम था तो उसकी जाली बना दिया, या रोडियम की जाली बना दिया। गाज मतलब यहां किसका है? जाली है इसका अर्थ। रोडियम की जाली बना के रखे या तो किसकी? प्लेटिनम की। ये कैटालिस्ट का कार्य करेगा। ध्यान से देखना, अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ये सबसे पहले बनाता है NO। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे। अमोनिया का जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लिया? NO। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा H इक्वल माइनस, शायद 90 के आसपास है। .2। चलो लिखो इसको 90.2 किलो जूल पर मोल। क्या बना? 90.2 किलो जूल पर मोल। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। यदि डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव है तो हम इसे क्या बोलेंगे? यह प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सिर्फ इस बात को जानने के लिए। एक्सोथर्मिक को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। कितना है? हाइड्रोजन यहां 3 है, यहां हाइड्रोजन 2। क्या करना चाहिए? एक दूसरे में गुणा कर दें। तो यदि मैं यहां 3 का गुणा करता हूं और यहां 2 का गुणा कर दिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहां 2 का गुणा कर दिया, 3 और 2 कितना हो गया? 5। और बाकी सब कुछ सही है, केवल ऑक्सीजन भर बैलेंस नहीं है। तो आप इसे क्या लिख देंगे?
5/2 लिख देंगे। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, 5 ऑक्सीजन आपको मिल गए। हाँ, आप यदि कहते सर हमको इस तरह बटे में 5/2 या 5/2 ये सब लिखना अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कर सकते, इसको 2 गुना कर दीजिए। तो यहां पर क्या करेंगे, 4NH3 प्लस, जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहां का 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5O2। किसकी उपस्थिति है, पीटी की अथवा रोडियम की, और ये लिख दिया 2 की जगह, अब क्या हो जाएगा 4NO और प्लस 6H2O। वहां जो एंथैल्पी आपने लिखा पर मोल की लिख लिया है 90.2 किलो जूल पर मोल। प्रोसेस कैसी है, 130। ये आपका पहला स्टेप है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस का मेन स्टेप है, की स्टेप जिसको कहा जाता है। सारी कंडीशन यहीं पर अप्लाई होंगी। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या है, हम लाते हैं NO। NO को हम और ऑक्सीजन देते हैं, तो जब हम इसे ऑक्सीजन देंगे तो ये चेंज हो जाता है NO2 में। किस में चेंज हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2NO बैलेंस्ड है। अब इसके बाद क्या करना है, इस NO2 को हमें वाटर दे देना है, मतलब पानी की बौछार कराना है। तो हम यहां लाते हैं H2O प्लस NO2, तीसरा स्टेप है ये। तो अब यहां से देखो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, और यहां से आपको मिल जाएगा HNO3 प्लस कुछ और भी चीजें। आप ये देखिए, हाइड्रोजन तो यहां 2 हैं, हाइड्रोजन यहां कितने हैं, तो हाइड्रोजन इधर भी 2 होना चाहिए। हम यहां 2 का गुणा कर देंगे। अब HNO3 रखने के बाद देखिए ऑक्सीजन 2 3 6 हो गए। नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन आपके 6 नहीं हो रहे, इस साइड 6 है, इधर नहीं हो रहे ना। नाइट्रोजन बैलेंस करना है तो यहां 2 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 1 5, अभी आपने करे 2 3 6, फिर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहे ना। तो मैं यहां पर अब इस बार क्या करने वाला हूं, मैं यहां 3 का गुणा कर देता हूं। 3 दूनी 6 1 2 3 1 ऑक्सीजन अभी अतिरिक्त है, लेकिन नाइट्रोजन यहां कितने हैं, 3 है। मैंने यहां नाइट्रोजन कितने लिखा है, तो मैं यहां लिख दूंगा NO। अब बताइए बैलेंस्ड है, ठीक है। इस प्रोसेस में खास बात है, यह प्रोसेस जो होती है चक्रीय प्रक्रम होती है। चक्रीय प्रक्रम कैसे, कि मान लिया हमने अमोनिया यहां से शुरू किया रिएक्ट कराना, अमोनिया को हमने पहले किस में बनाया, NO में बनाया, NO से हमने किस में बदला, NO2 में, NO2 से हमने बनाया HNO3। तो HNO3 बन तो गया, लेकिन कुछ NO फिर से हमको मिल गया। तो क्या करेंगे, इस NO को यहां से जितना होगा NO निकले, उस सभी NO को लेकर के फिर से इस वाले स्टेप में आ जाएंगे। यहां से फिर रिएक्शन कराएंगे इसकी, जहां पर NO को NO2 में बदला जाता है, उस जगह पर पहुंचकर NO को लेकर इस NO को फिर से NO2 में बदलेंगे, और उस बने हुए नए NO2 को क्या करेंगे, इसके साथ मिलाकर ये बनाएंगे। फिर जो NO बनेगा कुछ, फिर उसको वापस ले जाएंगे। मतलब कोई भी चीज बर्बाद ना होने पाए, इसको रिसाइकिल करते रहते हैं। इसलिए ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण होता है, यह एक प्रकार की चक्रीय प्रक्रम है। चक्रीय प्रक्रम है। क्यों चक्रीय प्रक्रम है, क्योंकि ये जो NO है ना, लिखते जाओ, अंतिम बने हुए NO को पुनः क्या कर दिया जाता है, चक्रीकृत कर दिया जाता है। चक्रीकृत का मतलब समझ जाएंगे, चलो लिख देता हूं। अर्थात
सेकंड स्टेप में लेकर पुनः इससे क्या बनाया जाता है? NO2 बनाया जाता है। ठीक है, और NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करा के फिर से HNO3 बनाया जाता है, और ये प्रोसेस चलती रहती है। और जब घट जाएगा अमोनिया, हम और अमोनिया डालेंगे, जितना NO2 यहां बनेगा उसके साथ ये बचे हुए NO को फिर से यहां मिला देंगे, तो कुछ NO यहां से मिला और कुछ NO जो बचा उसको मिला लेंगे, टोटल लेकर के यहां पर रिएक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो क्या बन गया आपका ये HNO3। HNO3 के मैंने कितने स्टेप बताए? पहला स्टेप NH3 को आपने NO में बदला, दूसरा स्टेप क्या है? NO को NO2 में चेंज किया, और तीसरा स्टेप क्या होता है? NO2 को आपने HNO3 और NO में चेंज किया। अब आपको क्या मिल गई? HNO3 मिल गई। HNO3 के हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो लिखिए हाँ, तो देखिए अब हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? उस प्रॉपर्टी का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, भौतिक गुण। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। तो ध्यान रखना, जो नाइट्रिक एसिड होता है, इसको समझना, लैब में नाइट्रिक एसिड मिलता है ना, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां नाइट्रिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है, शुद्ध नाइट्रिक एसिड, शुद्ध अवस्था में लिखो, शुद्ध HNO3 क्या होता है? रंगहीन यानी कलरलेस लिक्विड होता है, द्रव होता है। याद रहेगा ये? शुद्ध नाइट्रिक एसिड क्या होता है? रंगहीन द्रव होता है। अब जब आप लैब में एंट्री किए होंगे तो लैब में आपने देखा होगा, जो रिएजेंट बॉटल होती है, उस रिएजेंट बॉटल में जो नाइट्रिक एसिड भरा है वो हल्के पीले भूरे रंग का होता है, यानी येलोविश कलर का होता है। हमने अभी क्या लिखाया? नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है। तो नाइट्रिक एसिड का मतलब हम शुद्ध नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो शुद्ध नाइट्रिक एसिड रंगहीन होता है, लेकिन वो कैसे पीले रंग का हो गया, इस बात को समझना। सूर्य भगवान आते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HNO3 का डिकम्पोजिशन हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो नाइट्रिक एसिड भरी हुई है, कुछ नाइट्रिक एसिड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। उनमें से एक इसका टुकड़ा बनता है जिसे हम बोलते हैं NO2, एक टुकड़ा बनता है H2O का। अब आप इससे पहले बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन यहां 2 है तो 2 का हम यहां गुणा कर देंगे, नाइट्रोजन 2 है तो 2 का गुणा यहां भी कर देंगे। 2 तेई 6 हाइड्रोजन आपके, सॉरी ऑक्सीजन आपके पास 6 है लेफ्ट साइड। राइट साइड कितना हो? 2 दूनी 4, 4 1 5, एक ऑक्सीजन अभी घट रहा है, तो हम यहां लिख देंगे O2 हाफ। ये होगा ना? किसकी उपस्थिति है? सनलाइट की उपस्थिति। अब जब सनलाइट की उपस्थिति, जो रिएजेंट बॉटल है, उस रिएजेंट बॉटल के अंदर हमने क्या भरा था? नाइट्रिक एसिड। जिस दिन हमने नाइट्रिक एसिड भरा था उस दिन वो रंगहीन होता है। रखा रहने से धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता रहता है। इस एनर्जी से, यानी फोटॉन कणों की एनर्जी से नाइट्रिक एसिड का धीरे धीरे कुछ मॉलिक्यूल्स का अपघटन हो जाता है, जिससे उसके अंदर एक और कंपाउंड बन गया जिसका नाम है NO2। NO2 का रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता है। अब उस नाइट्रिक एसिड के अंदर यही NO2 जब घुल जाता है तो कुछ इसका रंग
और कुछ HNO3, ये दोनों मिलकर के आपको हल्का भूरा नहीं दिखाई, हल्का पीला भूरा दिखाई देने लगता है, पीले भूरे रंग का यह दिखाई देने लगता है। लेकिन इस अवस्था में जब पहुंच गई नाइट्रिक एसिड, अब वह शुद्ध नहीं है, वो क्या हो गई, अशुद्ध हो गई। तो नाइट्रिक एसिड में किसकी अशुद्धि मिल गई, NO2 की। हाँ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की उपस्थिति के कारण, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ना, इसकी उपस्थिति के कारण नाइट्रिक एसिड का रंग क्या होता है, भूरा हो जाता है, यानी पीला भूरा हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो ध्यान रखना इस बात को। लिखो HNO3 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है और उसमें NO2 की अशुद्धि मिल जाती है। इस कारण से HNO3 अशुद्ध अवस्था में कैसा प्रतीत होता है, पीले भूरे रंग का, यानी येलोविश भी कह सकते हो, प्रतीत होता है। एक क्वेश्चन और, जब आप प्रैक्टिकल में जाते हैं, एग्जाम देते हैं ना, बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल की जब होती है, तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि नाइट्रिक एसिड का रंग कैसा होता है। तो आपने तो लैब में नाइट्रिक एसिड पीले रंग की देखी है, तो आपका आंसर पीले रंग की होती है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने नाइट्रिक एसिड पूछा है, ना कि अशुद्ध नाइट्रिक एसिड। आपको नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3 और कुछ नहीं बताना। तो HNO3 का रंग क्या है, कलरलेस रंग है। हाँ, यदि एग्जामिनर ने आपसे, जैसे आपने बताया सर कलरलेस होता है, तो आपसे कहेंगे अच्छा चलो लैब में ही मान लिया वाइवा चल रहा होगा आपका, यदि तो कहेंगे ये क्या है बेटा, तो आपने रिएजेंट बॉटल में पढ़ के बता सर ये नाइट्रिक एसिड, वेरी गुड, नाइट्रिक एसिड पढ़ लेते हो बेटा, ठीक। अच्छा तो इसका कलर कैसा है, सर ये तो पीले रंग का, और आप तो बेटा बता रहे हो कि ये कलरलेस होता है, ये कैसे हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे करना शुरू कर दोगे, ऐसे नहीं करना, आपको वहां ये बताना है कि सर जिस दिन इसमें फिल किया गया था उस दिन ये कलरलेस थी, सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ा, धीरे धीरे कुछ नाइट्रिक एसिड क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई, डिकम्पोज होने के कारण इसमें क्या बना, NO2 बना, NO2 इसमें डिजॉल्व हो गई, जिस कारण से नाइट्रिक एसिड पीले भूरे रंग की दिखाई देने लगी। जब आप इतना बता दोगे ना, शाबाश बेटा, पीठ में दर्द करने लगी, इतना ठुकाई हो गई, ठीक है, तो आप समझ लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर आपने ये आंसर दे दिया कि पीले भूरे रंग का दिखाई देने लगा। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे और करेगा, आपको मान लिया वहां पर इसी नाइट्रिक एसिड के पास ले जाए, जो रिएजेंट बॉटल रखी है उस बॉटल को ओपन कर दिया, उसका जो लिड है उसको हटा दिया, ठीक है, जो स्टॉपर होता है उसको हटा दिया। थोड़ी देर बाद उससे वाष्प निकलना शुरू हो गई, वेपर निकलने लगी, और जैसे वेपर निकलती है तो टीचर ने पूछ लिया, मतलब एग्जामिनर ने पूछ लिया बेटा ये क्या है, सर ये वेपर निकल रही है, मतलब फ्यूम निकल रहा है। अच्छा फ्यूम किस रंग की दिख रही है बेटा आपको, सर भूरे रंग की फ्यूम निकल रही है, ठीक, वेरी गुड। तो भूरे रंग की जो फ्यूम निकल रही है है क्या, तो उसमें भी शांत नहीं रहना, सर NO2 का रंग भूरा होता है, इसमें डिकम्पोजिशन चल रहा है, NO2 गैस की फ्यूम फ्यूम समझ रहे ना, धुआं, एक प्रकार से धूम्र, NO2 की धूम्र निकल रही, फ्यूम निकल रही है, ठीक है, धूम मचाने वाला नहीं कह रहा, ठीक है, फ्यूम। तो यहां ध्यान रखना,
क्या बताओगे? क्वेश्चन और मिला यहां, क्या मिला? HNO3 से HNO3 से भूरे रंग की क्या निकलती है? फ्यूम्स निकलती है जो किसकी है? जो NO2 गैस की होती है। क्लियर है? फ्यूम को हिंदी में क्या लिख दे? धूम्र, यानी धुआं टाइप। हो गया? अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। आपने सुना होगा, जब भी लैब आप पहुंचते हैं तो कभी कहते हैं नाइट्रिक एसिड और कभी उसमें लिखा सधूम नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो इसको भी बेटा याद रखना। तो चलो लिखो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, दोनों शब्दों को ध्यान रखना। ये लैब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी तैयार रखना है। लिखो कौन सा नाइट्रिक एसिड बोल रहा हूं? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। सधूम नाइट्रिक अम्ल। सामान्य सहित, धूम मतलब धूम्र, धुआं सहित नाइट्रिक अम्ल, ये हुआ ना? मतलब ऐसे नाइट्रिक अम्ल जिससे धुआं जैसे निकलता रहता है। अब बताओ धुआं निकलता है किस चीज का निकलता है? बताया ना, NO2 का। किस रंग का? ब्राउन कलर का। भूरे रंग की वाष्प जैसे निकलते, धुआं जैसे निकलता रहता है, तो आप उसे कहेंगे सधूम नाइट्रिक एसिड। अब ये सधूम नाइट्रिक एसिड है क्या? मान लेते ये आपकी नाइट्रिक एसिड है। इस नाइट्रिक एसिड में पहले कुछ नहीं था, ये HNO3 क्या था? शुद्ध था। धीरे धीरे इसका डिकम्पोजिशन हुआ, इसी के अंदर क्या बन गया? कुछ मॉलिक्यूल NO2 में बदल गए। ठीक। अब यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन हुआ था ना HNO3 का, तो HNO3 का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना था? NO2 बना था। हो सकता है कुछ NO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके N2O3 बना ले। ठीक है, तो यहां पर ये भी कह सकते हैं कि NO2 भी मिल जाएगा और क्या मिल सकता है? N2O3 भी मिल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब इसमें घुल जाते हैं तो बनी हुई जो नाइट्रिक एसिड होती है वो क्या कहलाती है? सधूम नाइट्रिक एसिड होती है। ठीक है, लिखो नाइट्रिक एसिड, नोट कर लो। नाइट्रिक एसिड में जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जैसे कौन कौन से? NO2 हो सकता है, N2O3 हो सकता है, और भी कोई हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड कह रहा है ना, घुल जाते हैं तब जो मिश्रण बनता है, इसी मिश्रण का नाम मिश्रण या विलयन क्या कहलाएगा? सधूम नाइट्रिक अम्ल कहलाता है।